Hello everyone, a very good morning to all of you out there. I hope you all are doing very good. आज अपने लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द चैप्टर दैट इज लॉ ऑफ टॉट के बारे में. लॉ ऑफ टॉट जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. टॉट होता क्या है, सिविल रॉन्ग होता है, बहुत सारे केसेस भी अपने लोगों ने डिस्कशन किया था. एशबी वर्सेस वाइट वाला केस डिस्कशन किया था, साथ ही साथ ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस डिस्कशन किया था. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकैरियस लायबिलिटी, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, एमसी मेहता वाला केस, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है. आज अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन जो अपने लोगों ने चैप्टर में किया था, कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, which case is the occupier of a house liable for negligence? इनमें से किन केसेस में जो ऑक्युपायर ऑफ हाउस है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा नेग्लिजेंस के लिए? कीपिंग अ डॉग रखना या कुत्ता पालना ये कोई नेग्लिजेंस तो नहीं, अपनी सेफगार्डी के लिए, ट्रेस पासिंग के लिए रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेग्लिजेंस के लिए लायबल थोड़ी होगा. दूसरी बात, फिक्सिंग ब्रोकन ग्लास पीस ऑन टॉप ऑफ वॉल टू प्रिवेंट ट्रेसपासर. आपने देखा होगा ना, ऊपर में दीवार के कांच कई बार लगाए रहते हैं, ऊपर लगाए रहते हैं ना बाउंड्री ऊपर में, ताकि बाहर वाला जो कि उसको उस दीवार को फांद करके ना आ पाए, आपके एंट्री ना कर पाए जगह पे. तो ये नेग्लिजेंस कहां से हुआ? वो उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है कि कोई भी उस दीवार को फांद करके ना आ जाए. तो अब अगर आपका इंटेंशन ही गलत था तभी ना आप फांद करके आओगे दीवार को, तो आपको चोट लगेगी, तब आप बोलोगे कि नेग्लिजेंटली एक्ट किया. आपका उद्देश्य गलत था, तो उन उद्देश्य को रोकने के लिए वो शीशे के ग्लासेस के पीसेस जो कि हैं वो वॉल के टॉप पे लगाए जाते हैं ट्रेसपासर को रोकने के लिए. कोई नेग्लिजेंस नहीं है. सेटिंग स्प्रिंग गन्स इन प्रेमाइसेस टू प्रिवेंट ट्रेसपासर. स्प्रिंग गन अगर रखे हो, स्प्रिंग गन बोले तो थोड़े थोड़े टाइम पे उसमें से गोलियां निकलती है, वो देखो वो जो गोली निकलेगी वो क्या केवल बाहर वाले ट्रेसपासर को ही उसको पता चलेगा कि ट्रेसपासर है, तो जाकर के उसी को चोट लगेगा. कोई भी गुजरेगा वहां से तो उसको भी हार्म कर सकती है ना. वो केवल ट्रेसपासर के लिए ही तो नहीं ना हुई, वो नेग्लिजेंटली आपने उसको लगाया. उद्देश्य उसका ऐसा ट्रेसपासर के लिए हो ना हो, पर उससे हानि तो बाहर वाले को भी होगी, भले वो ट्रेसपासर नहीं रहा तो भी. कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन, अपने कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं है, सेफ्टी के लिए किया है. पर इनमें से अगर अपने बात करें कब ऑक्युपायर लायबल रहेगा नेग्लिजेंस के लिए? setting spring guns in premises to prevent trespasser. Option number C. What remedies are available to victims in case of private nuisance? कौन सी रेमेडी अवेलेबल या उपलब्ध होती है विक्टिम को जिनके साथ गलत हुआ है इन केस ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस? एक्शन फॉर डैमेजेस, इंजंक्शन, अबेटमेंट, ये सारे ही रेमेडी उपलब्ध और अवेलेबल होते हैं उनको. डैमेजेस के लिए भी जो नुकसान हुआ है, इंजंक्शन सामने वाले को रोक लगाया जाएगा, प्रिवेंशन किया जाएगा, और अबेटमेंट, ये सारे ही रेमेडीज अवेलेबल होते हैं. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. टॉट क्या क्रिमिनल रॉन्ग है? नहीं, बार बार अपने लोगों ने डिस्कशन किया सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. बिल्कुल एक सिविल रॉन्ग होता है जो कि एक्सक्लूसिवली केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ही तहत ना हो या ट्रस्ट के ही तहत ब्रीच ना हो, इट इज अ सिविल रॉन्ग. ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Damnum sign injury means no action in tort. Damnum डैमेज तो हुआ है पर इंजरी नहीं हुई है. डैमेज हुआ है, भले मॉनेटरी डैमेज क्यों ना हो, परंतु लीगल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है. ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस अपने लोगों ने देखा था. कॉम्पिटिटर अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उससे आपके कस्टमर जा रहे हैं, आपका मॉनेटरी लॉस हो रहा है, आप उसके खिलाफ केस थोड़ी कर लोगे. वो तुमको लीगली कुछ गलत तो वो करा नहीं है, कंपटीशन कर रहा है, आपको उस कंपटीशन से प्रभाव पड़ रहा है, पर आपका लीगल राइट कोई वायलेट नहीं हो रहा है. तो मींस नो एक्शन इन टॉट. एक्ट जो कि हो रहा है इसके तहत कोई एक्शन नहीं है इन द टॉट. बिल्कुल, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू. ऑप्शन नंबर ए. इंजुरी साइन डेमनम ऑन द अदर हैंड, इंजुरी हुई है आपको पर बिना डैमेज के, लीगल राइट का वायलेशन हुआ है. एशबी वर्सेस वाइट का केस डिस्कशन किया था. मींस इंजुरी विद डैमेज, इंजुरी विदाउट डैमेज, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव. बेसिकली आंसर होगा अपना इंजुरी विदाउट डैमेज, ऑप्शन नंबर बी, इंजुरी विदाउट डैमेज.
मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, देखा जाएगा सामने वाले जिसने गलत किया है क्या उसका उद्देश्य ही था, मोटिव ही था, वॉज ही एट गिल्टी माइंड, यानी कि उसके दिमाग में ये उपजी थी कि मेरे को कुछ गलत करना है, इसी उद्देश्य से उसने वो किया है। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। In some tort, defendant is liable without intention or negligence. कुछ tort ऐसे भी होते हैं जिसके तहत सामने वाले को wrong doer को liable ठहराया जाएगा जबकि उसका उद्देश्य नहीं था, negligently भी अगर काम किया है तो भी। बिल्कुल, सामने वाले ने अगर negligently काम किया या बिना उद्देश्य के डैमेज पहुंचाने के काम किया फिर भी उसको liable ठहराया जाएगा। कुछ डिस्कशन इसके बारे में आप लोगों ने किया था, मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल एजेंट वाली बात। ट्रू, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। Consent of plaintiff is obtained is an exception to the rule of strict liability. अपन लोगों ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही साथ कुछ एक एक्सेप्शन भी देखा था कि कब प्लेंटिफ जो कि है डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल करेगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। कब? जब उसने खुद से सहमति दी है, अपने कंसेंट दिया है, तो किस ग्राउंड पे वो डैमेज क्लेम करेगा डिफेंडेंट के समक्ष। अगर प्लेंटिफ ने राजी होकर के डिफेंडेंट के साथ कुछ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के लिए सहमति दी, बाद में अगर उसको डैमेज होता है तो वो क्लेम नहीं करेगा उसको। That is, the statement is an exception to the rule of strict liability. Option number A is the correct answer. Master liable for tort of his servant is strict liability, absolute, vicarious liability या none of the above. Answer is vicarious liability के केस में जब आप दूसरे की गलती के लिए जिम्मेवार होते हो, vicarious liability. Qui facet per alium facet per se means, इसका मतलब क्या होता है? वो जो एक्ट करता है एजेंट के तहत, माना जाता है कि वो खुद से ही वो काम कर रहा है। आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ही हु एक्ट्स थ्रू एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे अपने लोगों ने कई एक मल्टीपल चॉइस डिस्कशन किया, इनके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बहुत इलैबोरेटली अपने लोगों ने क्लास में बातचीत की थी। कई सारे क्वेश्चंस उभर के इमर्ज होके आए थे जिसके बारे में वी हैड अ डिस्कशन, और मेरी बहुत सारी ये आपको ओपिनियन रहेगी और ये आपको राय रहेगी कि उन सारे डिस्कशन को, जो भी मैंने आपके साथ बातचीत की, उसको बहुत आराम से, बहुत डिटेल वे में आप पढ़े, जिसके तहत आप एग्जामिनेशन में आंसर्स को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।